हेलो बच्चों वेलकम टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों माई सेल्फ इंजीनियर पीपी सर, योर फिजिक्स मेंटोर। पिछले लेक्चर में अपन ने बच्चों इसमें बात करी थी कि किस तरीके से किसी आवेशित कण पे चुंबकीय बल लगता है, किस तरीके से लॉरेंट्ज बल लगता है और क्या अलग अलग स्थितियां थी जहां पर क्वेश्चंस बन रहे थे। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं, अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित कर दी जाए तो धारा प्रवाह के कारण से उस पर किस तरीके से बल लगता है और क्या विभिन्न स्थितियां होती हैं, ये बच्चों आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक यदि रख दिया जाए तो बच्चों उस पर किस तरीके से बल कार्य करता है। तो बड़ा सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है बच्चों। मान लो कि भाई हमने ये कोई धारावाही चालक तार ले लिया जो किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है यहाँ पर, और इसके लिए हमने कोई एक अल्पांश लंबाई डी एल का हमने कोई अल्पांश यहां पर मान लिया। तो बच्चों इस बी चुंबकीय क्षेत्र में अगर इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तो इस पे अल्प बल कार्यरत होगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी एफ वैक्टर इज इक्वल टू आई वैक्टर सॉरी आई इंटू डी एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। इसका मतलब यहां पर इस पे धारावाही चालक पर जो चुंबकीय बल कार्यरत होगा वो होगा बच्चों इस अल्पांश तथा चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत दिशा में। तो ये हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगर मान लो कि कोई आपका एल लंबाई का चालक है और उस पर आप बल की बात करते हो तो वो जो उस पे बल होता है आपका एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको मैं स्केलर फॉर्म में अदिश रूप में बच्चों इसको मैं बोल सकता हूं आई एल बी साइन थीटा। तो ये होता है यहां पर बल किसी भी धारावाही चालक पर लगने वाला। अब देखिए बच्चों बल की दिशा, तो बल की दिशा कल हमने आवेशित चालक पे लगने वाले बल की दिशा हमने कैलकुलेट करी थी। उसके लिए दो नियम हमने यूज किए थे, एक दक्षिणावर्त पेच का नियम था और बच्चों दूसरा था फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम एफ एल एच आर। दोनों नियम फिर से वापस से हम यहां पर यूज कर सकते हैं। अभी देखिए हमने फॉर्मूला यूज किया एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई डी एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। तो यहां पर मैंने क्या बताया बच्चों कि डी एल क्रॉस बी अगर ये आपके पेज के घूर्णन की दिशा को व्यक्त करता है तो बच्चों पेज के जो आगे बढ़ने की दिशा है वो बताएगी यहां पर चुंबकीय बल की दिशा को। तो इस तरीके से आप यहां पर ये बता सकते हो। देखिए आई डी एल से बी अगर आप पेज को घुमाते हो तो चुंबकीय बल लग गया इसके तल के लंबवत। चलिए फ्लेमिंग का नियम भी देखते हैं। यहां पर फ्लेमिंग का नियम बच्चों क्या कहता है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ फ्लेमिंग के नियम में जो चेंज होता है यहां पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में वो क्या है, आवेशित चालक में हम जो गति की बात करते थे उस गति को अब की बार यहां पर रिप्लेस कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है धारा की दिशा से। तो वापस से यही कहता है बाएं हाथ का नियम कि बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को यदि परस्पर लंबवत फैला दिया जाए तो यदि मध्यमा बताती है यहां पर धारा के प्रवाह की दिशा, तर्जनी बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो बच्चों अंगूठा यहां पर दर्शाएगा चुंबकीय बल की दिशा। ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। इसी को आप दाहिने हाथ की हथेली के नियम से, बच्चों इसको दाहिने हाथ की हथेली का नियम या इसको दाहिने हाथ की चपेट का नियम भी बोलते हैं। तो हथेली का नियम क्या बताता है कि यदि दाहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठा परस्पर लंबवत फैला दें और सीधी अंगुलियां यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, अंगूठा यहां पर धारा प्रवाह की दिशा को व्यक्त करे, तो बच्चों जो हथेली जिस तरफ रहेगी ये हथेली बताएगी आपको चुंबकीय बल की दिशा। तो देखिए ये तीनों चीज अपन ने यहां पर रिप्रेजेंट करी। ये दाहिने हाथ का हथेली का नियम हो गया, ये सीधी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रही हैं, अंगूठा दर्शा रहा है बच्चों यहां पर धारा की दिशा को, तो ये हथेली दर्शाएगी यहां पर बल की दिशा को। इसी तरीके से फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, तो यहां पर हमने बताया कि भाई मध्यमा दर्शाएगी यहां पर धारा की दिशा, तर्जनी दर्शाएगी बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो बल दिया जाएगा यहां पर अंगूठे की सहायता से। तो ये होता है ये नियम। चलिए बच्चों इसी में बात करते हैं किस तरीके से अलग अलग सिचुएशंस होती है यहां पर इस धारावाही चालक की स्थिति के कारण से। पहला केस मैंने ले लिया कि अगर तार हो आपका सरल रेखीय जिसमें कोई धारा प्रवाहित हो, तो मान लीजिए ये कोई आई धारा प्रवाहित कर रही है और किसी एल लंबाई का आपके पास में धारावाही चालक है। तो बच्चों यहां पर जो बल लगता है ये अभी जैसा कि मैंने आपको बताया ये होता है आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। अगर हम बात करें इस पे कि कोई भी बल नहीं लगे या अधिकतम बल लगे तो उसमें बच्चों अपन स्थिति देखते हैं थीटा से। अगर बोल दिया जाए कि थीटा का मान हो 0 डिग्री, तो बच्चों साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0,
तो इस स्थिति में बल बन जाता है यहां पर आपका 0, मतलब उस धारावाही चालक पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। कब? यदि उसमें धारा प्रवाह की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो। दूसरी चीज, यदि थीटा का मान हो 90 डिग्री, इसका मतलब धारा प्रवाह की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों परस्पर लंबवत हों, उस स्थिति में बच्चों अधिकतम बल कार्य करता है इस पे और उसका परिमाण होता है ILB। तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है बच्चों किसी भी धारावाही चालक में लगने वाले बल, अगर यहां पर धारावाही तार हो आपका सरल रेखीय। चलिए दूसरी बात करते हैं, अगर तार हो आपका वक्रीय, तो बच्चों वक्रीय तार की स्थिति में हम किस तरीके से बात करते हैं। जैसे मान लिया कि भाई ये वक्रीय आपका तार है जिसमें कोई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस स्थिति में हम बात करते हैं प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में सीधी दूरी, मतलब विस्थापन की यहां पर अपन बात करेंगे तो बच्चों यहां पर लंबाई क्या होगी, ये दोनों सिरों के बीच में ये जो सीधी दूरी है ये यहां पर हम कंसीडर करेंगे। तो देखिए अब ये सीधी दूरी ली तो ये बन गई यहां पर सीधी दूरी, इसमें धारा प्रवाह आई है तो वापस से ये बन जाएगा फॉर्मूला F इज इक्वल टू I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देने वाली चीज क्या है यहां पर कि अगर आपका तार होता है वक्रीय रूप में, अगर बच्चों इस तरीके से तार हो वक्रीय रूप में, तो यहां पर हम दोनों के मध्य दूरी लेते हैं ये वाली, दोनों सिरों के मध्य, और अब हम कैलकुलेट करते हैं इसमें धारा। अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही हो I, तो बच्चों हम ले लेंगे यहां पर ये प्रभावी दूरी दोनों सिरों के मध्य। तो ये होता है वक्रीय तारों के लिए। चलिए नेक्स्ट कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये हमने बच्चों यहां पर तार को 3 अलग अलग रूप में यहां पर मोड़ा हुआ है। R त्रिज्या के अर्धवर्त हैं, ये तीनों ही R त्रिज्या के अर्धवर्त हैं और तीनों को हमने रख दिया किसी चुंबकीय क्षेत्र में अलग अलग स्थितियों में। पहली स्थिति देखिए, पहली स्थिति में हमने ले लिया यहां पर कि भाई ये इस तरीके से धारा का प्रवाह है और चुंबकीय क्षेत्र है वाई दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र है वाई दिशा में। तो बच्चों यहां पर कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल आपको ध्यान में रखना है, हमें लेना है यहां पर P और Q के बीच में सीधी दूरी, तो ये हो गई यहां पर X दिशा के अनुदिश, X दिशा के अनुदिश। तो सिंपल सी कैलकुलेशन क्या होगी, F वेक्टर इज इक्वल टू I, तो L वेक्टर क्या हो गया बच्चों यहां पर X दिशा में, तो देखिए L इंटू बी, परिमाण मैंने बाहर लिख दिया, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर करते हैं, L हो गया यहाँ पर I कैप और बच्चों ये हो गया J कैप P वेक्टर, I क्रॉस J हो गया बच्चों K। इसका मतलब यहाँ पर बल की दिशा होगी इस स्थिति में, बल की दिशा होगी बच्चों इस स्थिति में आपकी K कैप, तो ये हो गया ILB K कैप, बल हो गया आपका इस दिशा में। ये एक कंडीशन हो गई यहाँ पर। इसी तरीके से ये बच्चों इनकी जो थ्योरी यहां पर है ये थोड़ी शिफ्ट हो गई है यहां पर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र यहां पर देखिए वाई दिशा में है, एक्स दिशा में है ये, तो ये वाला केस, ये जो थ्योरी है इसकी ये वाली, ये है इस वाले डायग्राम के लिए, और जो इधर थ्योरी है ये है बच्चों सेकंड वाले डायग्राम के लिए। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, मैं समझा रहा हूं यहाँ पर क्या सिचुएशन है बच्चों। सेकंड केस में यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हो गया एक्स दिशा में, तो इसको मैंने बोल दिया बी आई कैप, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया बी आई कैप। और देखिए P और Q के बीच में जो दूरी हम ले रहे हैं वो भी है एक्स दिशा में, तो इसको भी हमने बोल दिया यहाँ पर L आई कैप, ठीक है। यहाँ पर I क्रॉस I जब हम करेंगे तो यहाँ पर बच्चों बल होगा 0। तो इस स्थिति में अभी पीछे मैंने आपको केस समझाया सीधे सरल रेखीय तार के लिए कि यदि धारा का प्रवाह होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तो बच्चों उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करता। तो देखिए आपको इसे अर्धवृत्त के रूप में नहीं जाना, आपको देखना है यहाँ पर दोनों सिरों के मध्य सीधी दूरी, और ये है सीधी दूरी किस दिशा में चल रही है, ये प्लस एक्स दिशा में। थर्ड वाला केस है बच्चों यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बोल दिया आपको कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, इसका मतलब बी वेक्टर हो गया बच्चों यहाँ पर आपका बी इंटू माइनस के कैप, लंबवत अंदर की ओर का मतलब माइनस जेड दिशा में है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। और देखिए धारा प्रवाह वापस से हमने इसी दिशा में कंसिडर किया है, मतलब पी से क्यू, तो पी से क्यू बच्चों ये धारा प्रवाह है तो इसको हमने बोल दिया एल आई कैप। तो देखिए फोर्स क्या हो गया, F इज इक्वल टू, ये मैंने पहले इनका मैग्नीट्यूड लिख दिया ILB, और अब वेक्टर फॉर्म करता हूं L, तो यहां पर है I कैप क्रॉस माइनस K कैप, तो L क्रॉस K होता है बच्चों यहां पर माइनस J, और माइनस माइनस हो गया प्लस J, तो F वेक्टर की दिशा हो गई यहां पर ILB, और ये आ गया आपका J कैप। तो ये कुछ इस तरीके से आपको यहां पर देखना है कि क्या बल की स्थितियां होती हैं और किस तरीके से आप बल को कैलकुलेट करते हो। चलिए बच्चों नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि भाई अगर दो समांतर धारावाही चालक हों तो उनके मध्य बल किस तरीके से कार्य करता है।
तो मान लिया बच्चों हमने कि भाई कोई दो धारावाही चालक हैं जो दोनों एक दूसरे के साथ समांतर हैं। मान लिया इनमें धाराएं प्रवाहित हो रही है I1 I2 और दोनों के बीच की दूरी है कोई a, दोनों के बीच की दूरी है a। तो बच्चों यहां पर केस क्या होता है, मान लीजिए कि मैं इसको बोल रहा हूं पहला तार और इसको बोल रहा हूं दूसरा तार। तो पहले तार में धारा प्रवाहित की जाएगी तो इसके कारण से इसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस चुंबकीय क्षेत्र में दूसरे वाले चालक पे लगेगा यहां पर बल। तो बच्चों यहां पर किसी भी धारावाही, सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र हमने पढ़ा हुआ है। ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, मान लीजिए मैं पहले वाले की बात कर रहा हूं, तो पहले वाले तार के कारण मैं a दूरी पर यदि चुंबकीय क्षेत्र निकालूं तो इसकी दिशा देखिए बच्चों, लंबवत अंदर की ओर। तो इसके कारण इधर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा B1 बच्चों वो होगा लंबवत अंदर की ओर। इसी तरीके से मैं दूसरे चालक तार में यहां पर धारा प्रवाह के कारण पहले मैं बल की बात करूं तो बच्चों सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की बात करूं इस तरफ, तो ये हो गया लंबवत बाहर की ओर। तो यहां पर जो B2 होगा ये होगा लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर। तो ये हमने बोल दिया लंबवत बाहर की ओर। अब देखिए बच्चों इनका परिमाण क्या होगा, तो मैं B2 की बात करूं तो B2 तो हो गया यहां पर म्यू नोट I2 अपॉन 2 पाई a। इसी तरीके से अगर B1 की बात करें तो B1 हो गया म्यू नोट I1 अपॉन 2 पाई a। ये हो गया दोनों धारावाही चालकों में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कितनी दूरी पर, a दूरी पर। अब हम बात करते हैं यहां पर कि पहले के चुंबकीय क्षेत्र में तो दूसरे वाला तार बल अनुभव कर रहा है और दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में पहले वाला तार बल अनुभव कर रहा है। तो चलिए मैं बात करता हूं यहां पर F12 की, F12। तो बच्चों F12 को हमने क्या बोल दिया, जो पहले लिखते हैं उस पे बल लग रहा है, जो बाद में लिखते हैं उसके कारण से बल लग रहा है। तो बच्चों पहले वाले तार पे बल लग रहा है दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में, तो इसको हम बोलेंगे, फॉर्मूला अभी अपन ने पढ़ा ILB sin थीटा। तो बच्चों यहां पर पहले वाले में प्रवाहित धारा है यहां पर I1, लंबाई मान लिया दोनों की समान है L, तो इसको बोल दिया हमने L, और ये हो गया बच्चों B2 दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में। इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं F21 की, तो बच्चों F21 का मतलब होता है कि दूसरे चालक पे लगने वाला बल किसके सापेक्ष, पहले वाले के सापेक्ष, मतलब पहले के चुंबकीय क्षेत्र में। तो इसको बच्चों हमने बोल दिया I2L इंटू B1। दोनों ही स्थितियों में आप अगर F12 और F21 को बच्चों कैलकुलेट करते हो तो देखिए ये आता है F12 इज इक्वल टू, यहां से हम वैल्यूज की कैलकुलेट करें तो ये हो गया म्यू नोट I1 I2 L अपॉन 2 पाई a। ये बन गया बच्चों यहां पर रिलेशन। तो इस तरीके से आप सिंपल सा रिलेशन ये कह सकते हो। अगर प्रति एकांक लंबाई में आपको कैलकुलेशन करनी हो तो बच्चों प्रति एकांक लंबाई में हो गया ये, चाहे तो इसको F12 अपॉन L बोल दो, चाहे इसको आप F21 अपॉन L बोल दो, दोनों ही स्थितियों में ये बन जाएगा आपका म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई a। तो ये होता है किन्हीं दो समांतर धारावाही चालकों पर लगने वाला बल। तो इकाई लंबाई में बल क्या होता है बच्चों, म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई a, जहां पर a है दोनों तारों के मध्य की दूरी। अब अगली चीज, चलिए एक और चीज देखते हैं यहां पर। अब ये कि भाई दोनों के बीच में कब तो आकर्षण होगा और कब प्रतिकर्षण होगा। तो बच्चों दिशा ज्ञात करने का अभी पीछे अपन ने नियम पढ़ा कि भाई या तो ले लो आप दाहिने हाथ का हथेली का नियम और या ले लो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, और उससे दोनों तारों पर आप लगने वाले बल की दिशा देख लो, तो ये बता देंगे आपको कि भाई इनमें आकर्षण हो रहा है या प्रतिकर्षण। चलिए बच्चों मैं दाहिने हाथ के नियम से बताता हूं इसको। मैं बात करता हूं पहले वाले पे कितना बल लग रहा है। तो पहले मैंने देखा चुंबकीय क्षेत्र B2 लंबवत बाहर की ओर, तो ये उंगलियां मैंने कर दी लंबवत बाहर की ओर, अंगूठा बच्चों ऊपर की ओर है तो धारा ऊपर की ओर। तो पहले वाले पे देखिए बल की दिशा हथेली देगी, तो ये बल लग गया इस तरफ, इसमें बच्चों बल लग गया ये इस तरफ, इसको हमने बोल दिया F12 वेक्टर। चलिए दूसरे की बात करते हैं। दूसरे वाले के लिए चुंबकीय क्षेत्र हो गया अंदर, अंगूठा हो गया धारा की दिशा में ऊपर की ओर, तो देखिए बच्चों हथेली हो गई यहां पर इस तरफ, तो ये हो गया आपका F21 वेक्टर। देखिए दोनों बल एक दूसरे की ओर हैं, इसका मतलब यहां पर होगा बच्चों आकर्षण, यहां पर होगा क्या, आकर्षण। तो एक चीज यहां पर आपको यह ध्यान रखनी है कि यदि दो समांतर धारावाही तार एक दूसरे से किसी दूरी पर रखे हो और दोनों में धारा की दिशा समान हो, चाहे तो ऊपर की ओर हो चाहे नीचे की ओर हो, अगर समान दिशा हो तो बच्चों इनमें होगा हमेशा ही आकर्षण,
और यदि धाराएं परस्पर विपरीत दिशाएं में यहाँ पर बहती है तो बच्चों इनमें जो आकर्षण की बजाय वो होगा प्रतिकर्षण। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए यही चीज मैंने यहाँ पर नीचे अलग से रिप्रेजेंट करी है। यहाँ पर बल की दिशा की बात करें तो धारा प्रवाह समान दिशा में हो तो बच्चों होगा आकर्षण, और विपरीत दिशा में हो तो इनके मध्य होगा प्रतिकर्षण। ये चीज अभी अपन ने बात करी है। अब यहां से बच्चों 1 एम्पियर धारा को भी परिभाषित किया जाता है। 1 एम्पियर धारा को कैसे परिभाषित किया गया कि यदि दोनों के मध्य जो दूरी है a, उसको हम ले लें इकाई 1 मीटर ले लें, और प्रत्येक चालक की जो लंबाई है उसको भी हम ले लें 1 मीटर, और प्रत्येक तार पर दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में जो लगने वाला बल है वो हम बोल दें 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, या इसको मैं यूं बोल दूं कि प्रति एकांक लंबाई में लगने वाला बल कितना है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर। तो बच्चों दोनों चालकों में समान धारा प्रवाहित होगी और प्रत्येक चालक में प्रवाहित धारा का मान होगा यहाँ पर 1 एम्पियर। इसको बोला जाता है 1 एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा, यहाँ पर हम बोलते हैं इसको। अब देखिए ये तो अपन ने बात करी धारावाही चालकों के मध्य बल। अब हम बात करते हैं कि अगर गतिमान आवेश आपको दे दिए जाए और उनके लिए आपको बल कैलकुलेट करवाया जाए तो किस तरीके से कर सकते हो। तो बच्चों कॉन्सेप्ट बड़ा सिमिलर है जैसे अभी अपन ने धारावाही के लिए बात करी। तो मान लिया हमने कि भाई Q1 Q2 दो आवेश हैं और उनके वेग है V1 V2, ये एक दूसरे से इन वेगों से गतिमान है और इनके बीच की दूरी किसी क्षण मान ली हमने r। तो देख लीजिए दो स्थितियां बताई हमने, पहली स्थिर आवेश के लिए और दूसरी गतिमान आवेश के लिए। तो बच्चों यहाँ पर पहली स्थिति में तो स्थिर अगर है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विद्युत बल कार्य करेंगे। ये पिछली क्लास में अपन ने, पिछले लेक्चर में बच्चों अपन ने देखा था। तो देखिए Q1 Q2 के बीच में, यहाँ पर दोनों के बीच में r दूरी है, तो ये बल लग रहे हैं यहाँ पर, जो लग रहे हैं किसकी वजह से, विद्युत क्षेत्र की वजह से। लेकिन अगर गतिमान आवेश है, मान लिया कि भाई ये दोनों आवेश ये परस्पर समांतर दिशाओं में, समान दिशाओं में ऊपर की ओर दोनों V1 V2 वेग से गतिमान है, तो बच्चों यहां से आप इनकी चुंबकीय बल की दिशा निकाल सकते हो। वापस से आप यूज कर सकते हो दाहिने हाथ का नियम। दाहिने हाथ के नियम में अब की बार जो अंगूठा धारा बताता था उसको आप ले सकते हो आवेशित कण की गति या आवेशित कण का वेग। तो देखिए मैं Q1 की बात करता हूं बच्चों, Q1 पे वेग है ऊपर की तरफ, तो ये अंगूठा ले लिया मैंने ऊपर की तरफ, ठीक है। यहां पर और वेग ले लिया ऊपर। चुंबकीय क्षेत्र की यहां पर बात करी नहीं है इसने बोल दिया यहां पर कि भाई FM, ये FM लग गया इस तरफ और इसके लिए चुंबकीय बल लग गया इस तरफ। विद्युत बल दोनों में बाहर की तरफ थे प्रतिकर्षण के कारण से। तो ये जो दोनों चुंबकीय बल हैं ये बता रहे हैं यहाँ पर एक दूसरे के साथ आकर्षण। अच्छा ये कॉन्सेप्ट सीधा हमने देखिए, ये चुंबकीय बल एक दूसरे की ओर क्यों दिखाएं, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। अभी ऊपर हमने धारावाही चालकों में बल पढ़ा और हमने एक चीज ये बताई कि भाई दोनों में यदि धारा समान दिशा में प्रवाहित हो तो इनके मध्य हमेशा ही आकर्षण होगा, मतलब ये बल लगेंगे एक दूसरे की ओर। बस वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया है कि भाई ये भी इसको आकर्षित करेगा और ये भी इसको आकर्षित करेगा। तो बच्चों FM जो चुंबकीय बल है उनकी दिशा हमने ले ली एक दूसरे की ओर। ये बड़ा सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। तो चुंबकीय बल क्या हो गया बच्चों, अब की बार चुंबकीय बल हो जाएगा यहाँ पर FM = μ0/4π। और बच्चों जो I था, I की जगह देखिए हमने बोल दिया यहाँ पर QV, तो यहां पर बोल दिया QV, तो Q1 Q2 V1 V2 और इनके बीच की दूरी ले ली बच्चों r²। ये हो गया यहां पर चुंबकीय बल किसके पदों में, आवेश और वेग के पदों में। यहां से हमने इसकी बात कर ली। जैसे कूलाम बल की हम बात करते थे K Q1 Q2/r², यहां पर ये गतिमान है तो बच्चों हमने बोल दिया Q1 V1 × Q2 V2। देखिए दोनों बलों के हम यहाँ पर तुलना करें, दोनों का हम अनुपात निकालें तो बच्चों ये होता है FM/FE = μ0ε0V², या μ0ε0 1/c²। ये रिलेशन हम जानते हैं पहले से, C होता है 1/√μ0ε0। तो बच्चों ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है। यहां से हम इसकी बात करते हैं, इसको वापस से हम देखेंगे रे ऑप्टिक्स में, किरण प्रकाशिकी में। तो बच्चों दोनों के बीच में अगर हम संबंध की बात करें तो FM/FE = हो गया V/c², जहां पर V है माध्यम में बल और C है बच्चों यहाँ पर निर्वात में V है माध्यम में प्रकाश का वेग और C है निर्वात में प्रकाश का वेग। इसी तरीके से धारावाही चालकों पर लगने वाले बल की विभिन्न स्थितियां, चलिए देखते हैं क्या क्या स्थितियां हो सकती है। बच्चों पहली स्थिति की बात करिए, यदि किसी यादृच्छिक धारावाही लूप को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, मतलब इसका
जो शेप एंड साइज है, इसका जो आकार है वो अनियमित है, तो ऐसे किसी हमने यादृच्छिक आकृति वाले किसी लूप को, धारावाही लूप को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। इस प्रकार की लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत है, तो लूप का प्रत्येक हिस्सा एक चुंबकीय बल का अनुभव करेगा, जिससे जिससे लूप खींचकर वर्तीय रूप में बदल जाएगा। क्या चीज बोली हमने कि भाई अगर हम किसी भी यादृच्छिक आकार का, अनियमित आकार का कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दें और उसको इस तरीके से रखें कि उसका तल जो है वो तल, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत हो ये लूप, तो बच्चों यहां पर क्या होगा, इस पर एक बल कार्य करेगा, इसके प्रत्येक भाग पर एक बल कार्य करेगा। देखिए जैसे ये अलग अलग दर्शा रखे अपन ने, प्रत्येक भाग पर यहाँ पर एक बल कार्यरत होगा, और कब तक कार्यरत होगा, जब तक कि इसका आकार जो है ये वर्ताकार लूप के फॉर्म में ना आ जाए। तो ये सिचुएशन होगी। इसका मतलब क्या हुआ, कैसे आया ये वर्तीय लूप में, इसका मतलब इस पे एक तनाव लग रहा था जो इसको बाहर की तरफ खींच रहा था, तो तनाव लग के इसको हर स्थिति में तनाव लगा, जिसके कारण से क्या हो गया, ये वर्तीय लूप के रूप में बन गया। उपरोक्त वर्तीय लूप के भाग ए बी में तनाव, अब देखिए किस तरीके से तनाव कैलकुलेट किया यहां पर। इस ए बी भाग की बात करते हैं अपन, तो ए बी भाग में किस तरीके से तनाव कैलकुलेट किया गया। बच्चों क्या बोला हमने कि भाई ये लूप ले लिया हमने, इतना इतना भाग ले लिया इस वर्तीय लूप का, जिसमें कोई आई धारा प्रवाहित हो रही है। हमने दो स्थितियां देखी यहाँ पर, इन दोनों स्थितियों को हमने ए और बी को यहाँ पर ले लिया। तो देखिए बच्चों ए और बी पे जो तनाव है ये लग गया, इस पे तनाव की दिशा इस तरफ, इस पे लग गई तनाव की दिशा ये इस तरफ, ठीक है। हमने बोल दिया कि भाई इस पे जो परिणामी बल है ये लग रहा है ऊपर की तरफ, ये हो गया यहाँ पर परिणामी बल ऊपर की तरफ इस चुंबकीय क्षेत्र में। इसको हमने पीछे एक्सटेंड किया तो ये हो गया इसका केंद्र O, ठीक है। दोनों सिरों को हमने केंद्रों से मिला दिया और हमने कह दिया भाई कि यहाँ पर इस लूप में यहाँ पर जो केंद्र पे कुल कोण बन रहा था बच्चों ये था डी थीटा। तो जैसे ही हमने इसको पीछे बढ़ाया तो ये कोण हो गया डी थीटा बाई टू, डी थीटा बाई टू। बच्चों अगर ये वाला कोण डी थीटा बाई टू हो गया तो देखिए ये वाला कोण भी डी थीटा बाई टू हो गया और ये वाला कोण भी डी थीटा बाई टू हो गया। हमने इसके घटक कर दिए, तो घटक किए तो देखिए तनाव का घटक किया तो एक तो घटक आ गया ये इस दिशा में, जिसको हमने बोल दिया टी साइन डी थीटा बाई टू। इस तरफ नीचे की ओर आ गया टी साइन डी थीटा बाई टू, और ये संतुलित हो गए। यहाँ पर कुल बल ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, डी एफ। तो हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, डी एफ इज इक्वल टू टू टी साइन डी थीटा बाई टू। अच्छा बच्चों डीएफ क्या है यहाँ पर, चुंबकीय बल। तो धारावाही चालक है तो इसमें चुंबकीय बल क्या बोल दिया हमने, आई एल बी या बी आई डी एल या आई बी आई डी एल इंटू बी इज इक्वल टू टू टी साइन डी थीटा बाई टू। बच्चों यदि हम ये बोल दें कि भाई ये जो कोण है ये अल्प है, तो जब कोण अल्प होता है तो साइन थीटा लगभग बराबर होता है थीटा के। तो हमने यहां पर बोल दिया आई डी एल क्रॉस बी इज इक्वल टू टू टी इंटू डी थीटा बाई टू। इस डी थीटा को बच्चों हम इधर ले लें डीएल के साथ में, तो देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो कोण कितना हो गया डी थीटा, चाप कितना हो गया यहाँ पर डी एल, और त्रिज्या हमने इसकी मान ली आर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर डीएल इज इक्वल टू क्या हो गया, आर डी थीटा। डीएल इज इक्वल टू क्या हो गया, आर डी थीटा। तो मैंने यहाँ पर डीएल की जगह आर डी थीटा रखा, तो देखो बच्चों इधर तो क्या आ गया, आई आर इंटू बी, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू टू टी अपॉन टू। ये रिलेशन आ गया, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो बच्चों टी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, आई आर बी, जहां पर आर क्या है इस वर्तीय लूप की त्रिज्या। तो इस तरीके से बच्चों आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो गया यहाँ पर इसका एक रिलेशन, किस तरीके से यहाँ पर टेंशन तनाव उत्पन्न होता है। यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं भी हो तब भी लूप वर्तीय आकृति में बदल जाता है, क्योंकि इसके आसन्न भागों में धारा विपरीत दिशा में होती है, और विपरीत दिशाओं में जो धारा होती है बच्चों प्रतिकर्षण करती है। तो यहाँ ये भी आप डायरेक्टली लॉजिक कह सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र ना हो तो भी ये वर्तीय लूप में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आसन्न भागों में इसमें धारा परस्पर विपरीत दिशाओं में बहती है और इनमें प्रतिकर्षण के कारण से ये फैल जाएंगे और वर्तीय रूप में आ जाएंगे। दूसरा केस देखते हैं बच्चों यहाँ पर, धारावाही चालक का संतुलन। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर संतुलन होता है। यदि किसी निश्चित लंबाई के धारावाही तार को अनंत लंबाई के धारावाही तार के समांतर रख दिया जाए
तो संतुलन की अवस्था में यह वायु में निलंबित रहेगा। संतुलन स्थिति में क्या होगा, दोनों एक दूसरे को संतुलित करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों के मध्य लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल है वो बच्चों यहाँ पर एक दूसरे को स्थिर अवस्था में रखेगा। तो देखिए दो स्थितियां देखी हमने, यहाँ पर दोनों में परस्पर विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित हो रही है। तो विपरीत दिशाओं में यदि धाराएं प्रवाहित होंगी तभी बच्चों यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा। ध्यान रखिए इस चीज का कि यदि दो चालक एक दूसरे के साथ संतुलन स्थिति में है, इसका मतलब यह है कि दोनों में धाराएं परस्पर विपरीत दिशा में है, जिसके कारण से ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रतिकर्षण की स्थिति में है। तो देखिए दो स्थितियां हमने यहां पर देखी है। पहली वाली स्थिति में नीचे जो अनंत लंबाई का तार था इसको हमने गतिमान स्थिति में रख दिया, और ऊपर जो यहाँ पर चलायमान था उस जो दूसरा चालक था, छोटा चालक तार, उसको हमने गतिमान स्थिति में कर दिया, दोनों को h ऊंचाई पे रखा है। सेम अब इस कंडीशन को हमने रिपीट कर दिया, इस कंडीशन को हमने रिपीट कर दिया। तो बच्चों सिंपल सा बड़ा कॉन्सेप्ट है कि इन दोनों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो क्या हो गया, इसको बोल दिया हमने F इज इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई, दोनों के बीच की दूरी h, यहां पर लंबाई ले लो बच्चों इनकी l, तो F अपॉन L इसको बोल दें, चलो यहां L बोल दें। बल लग गया बच्चों यहाँ पर म्यू नोट I1 I2 L अपॉन 2 पाई h, और यह प्रतिकर्षण बल किसको संतुलित कर रहा है, यहाँ पर कभी स्थिर अवस्था में रहेगा जब इसका भार इसके बराबर होगा। इसका मतलब इज इक्वल टू mg। ये हो गई बच्चों यहाँ पर संतुलन स्थिति, बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। ये होता है यहाँ पर संतुलन स्थिति का केस। दूसरी चीज देखिए, प्रथम स्थिति में यदि तार XY को इसके संतुलन से थोड़ा सा भी विस्थापित कर दिया जाए तो बच्चों संतुलन स्थिति में है, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण था, ये प्रतिकर्षण बल को कौन संतुलित कर रहा है, यहाँ पर भार। तो भार यहाँ पर इसको संतुलित कर रहा है। अब ये बोल दिया कि भाई तार जो स्थिर अवस्था में था उसको हम थोड़ा सा स्थिति से उसको विक्षेपित करके छोड़ दे, तो वो क्या करेगा, अपनी साम्य स्थिति के इर्द गिर्द बच्चों दोलन करेगा वहां पर, जिसके कारण से हम बोलते हैं कि भाई ये SHM करेगा, सरल आवर्त गति यहां पर करेगा। ये जैसे ही अपनी मूल स्थिति से इसको हम थोड़ा सा विस्थापित करें तो यहां पर इसका जो आवर्तकाल होगा बच्चों, दोलनों का आवर्तकाल ये होगा 2 पाई रूट h अपॉन जी, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट h अपॉन जी, यहां से निकलेगा इसका आवर्तकाल। यदि गतिमान तार में धारा की दिशा बदल दी जाए तो इसका तात्क्षणिक त्वरण बन जाएगा बच्चों 2g, तात्क्षणिक त्वरण बन जाएगा 2g, और ये त्वरण होगा नीचे की ओर। ध्यान रखिए इस चीज को। तीसरी स्थिति देखते हैं बच्चों, धारावाही तार है वर्तीय लूप। धारावाही तार और वर्तीय लूप की बात करते हैं। यदि किसी धारावाही सरल रेखीय तार को धारावाही वर्ताकार लूप के चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए बच्चों दो स्थितियां देख रहे हैं यहां पर अपन। पहले में तो हमने क्या बोल दिया कि तार एक लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में रखा है जो कि कुंडली के द्वारा उसके केंद्र पर उत्पन्न किया गया है। किस तरीके से रखा, तार को हमने रख दिया अंदर, अंदर की तरफ धारा जा रही है इसमें वामावर्त दिशा में, तो मैंने धारा की दिशा में उंगलियां करी तो अंगूठा आ रहा है बाहर की तरफ, मतलब चुंबकीय क्षेत्र होगा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। तो हमने इस कुंडली को रख दिया केंद्र पे, इसका मतलब कुंडली को हमने रखा है, सॉरी सरल रेखीय तार को हमने रखा है कैसे, कुंडली के तल में जो चुंबकीय क्षेत्र था कैसा था, लंबवत, तो इसके लंबवत रखा है हमने। तो इस स्थिति पे इस पे अधिकतम बल लगेगा F इज इक्वल टू ILB, F इज इक्वल टू ILB। तो हमने बोल दिया यहाँ पर B तो क्या हो जाएगा म्यू नोट NI अपॉन 2R, और इसको हमने गुणा कर दिया यहाँ पर I2 इंटू L से, तो बच्चों ये मिल जाएगा यहाँ पर आपको बल। दूसरा केस देखिए, हमने इसको रख दिया इसकी x के अनुदिश, तो x के अनुदिश रख दिया बच्चों, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी होता है लंबवत, और इसको भी हमने रखा है, दोनों हो गए यहाँ पर परस्पर समांतर, इसका मतलब थीटा का मान हो गया 0 डिग्री। तो इस स्थिति में इस पे कोई भी बल कार्यरत नहीं होगा। ये एक और केस हो गया यहाँ पर। इसी तरीके से अगली स्थिति देखते हैं यहाँ पर, तनाव रहित डोरी। तनाव रहित डोरी का क्या केस है यहाँ पर, मान लो कि चालक एक XY चालक अपने को दे दिया, इससे बहने वाली धारा का मान एवं दिशा जिससे डोरी तनाव रहित रहे। हमें यह बताना है कि इसमें कितनी धारा प्रवाहित रहे कि भाई इस डोरी में तनाव का मान 0 हो, मतलब ये तनाव रहित डोरी हो। तो बच्चों इस वाली सिचुएशन में धारा की दिशा होनी चाहिए यहाँ पर X से Y की ओर, और संतुलन स्थिति में क्या होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र है इसमें ये संतुलित होगा यहाँ पर mg से। तो डोरी में तनाव कब नहीं होगा, जब यहां पर लगने वाला चुंबकीय बल इस पर आरोप इसके भार के तुल्य हो जाए, मतलब Fm इज इक्वल टू mg। इस स्थिति में बच्चों यहां पर तनाव रहित रहेगी ये डोरी, तनाव यहां पर 0 होगा। इसी तरीके से अगला केस देखते हैं, एक धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र यदि एक ही तल में विद्यमान है
और चालक चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर बना हुआ है, स्वतंत्रता पूर्वक कोई चालक लटका हुआ है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से, तो चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से लटका हुआ है तो इस पर बल कितना हो गया, एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, और ये संतुलित हो रहा है बच्चों यहाँ पर एम जी से। तो ये केस हो गया यहाँ पर इस स्थिति में, यदि ये स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ है इसका मतलब इस पर लगने वाला चुंबकीय बल संतुलित कर रहा है इसके भार को। इसी तरीके से अगली स्थिति, भाई झुकी हुई चालक पटरियों पर चालक छड़ का फिसलना। मान लीजिए कि भाई दो पटरियां कुछ इस तरीके से झुकी हुई है और उन पर कोई ये छड़ है, ये फिसल के नीचे आ रही है। किस तरीके से फिसलेगी, तो देखिए बच्चों यहां पर हमने मान लिया कि भाई चुंबकीय क्षेत्र है, यह है ऊपर की तरफ, ये धारा की दिशा बह रही है, इसमें धारा बह रही है यहाँ पर, ये इस तरफ नीचे की ओर, और ये थीटा कोण पर उठा हुआ है हमारा तल। ठीक है, हमने बोल दिया कि भाई ये धारा का प्रवाह यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो रहा है, पटरी में जा रही है, ये एक पटरी में ऊपर, फिर चालक छड़ में, और फिर वापस दूसरी पटरी से आ रही है ये नीचे। तो बच्चों इस वाले केस में सबसे पहले तो आप देख लो चुंबकीय बल, तो चुंबकीय बल किस दिशा में हुआ, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया यहाँ पर वाई दिशा में, ये जेड दिशा में, तो यहाँ पर बच्चों जो धारा है वो जेड दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र है वाई दिशा में, तो बल लग जाएगा बच्चों यहाँ पर इस पे माइनस वाई दिशा में, माइनस जे कैप। तो हम इसका अगर एफ बी डी बनाए तो देखिए ये एफ बी डी देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये थीटा कोण पर उठा हुआ तल बन गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये पटरियां है थीटा कोण पर उठी हुई है। यहां पर हम उस स्थिति की बात कर रहे हैं कि भाई यहां पर कुछ ये हमारी छड़ रखी हुई है, तो देखिए बच्चों इसका भार तो हो गया हमेशा एम जी नीचे की तरफ। ठीक है, ये हमने बोल दी कि भाई इसकी जो प्रतिक्रिया है ये हो गई यहाँ पर आर, हमने इसका घटक किया भार का, ये वाला एंगल भी थीटा, तो ये हो गया एम जी कोस थीटा, नीचे की तरफ बन गया बच्चों ये एम जी साइन थीटा, और यहां पर जो बल था वो बल लग रहा था कुछ इस तरफ माइनस जेड माइनस जे मतलब माइनस वाई दिशा में, तो ये हो गया यहाँ पर आपका बल एफ। अब देखिए ये कोण थीटा, तो बच्चों ये वाला कोण भी हो गया यहाँ पर थीटा, तो इसका जो क्षैतिज घटक है इसके अनुदिश ये बन गया आपका एफ कोस थीटा। अब यहां से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, एफ कोस थीटा बराबर हो गया यहाँ पर एम जी साइन थीटा, क्या बोला हमने, एफ कोस थीटा बराबर हो गया एम जी साइन थीटा। तो देखिए बच्चों टेन थीटा बराबर हो गया यहाँ पर एफ अपॉन एम जी, टेन थीटा बराबर हो गया एफ अपॉन एम जी। यहां पर आप एफ की बात करो तो बच्चों एफ हो गया यहाँ पर आपका आई एल बी, तो ये हो गया आई एल बी अपॉन एम जी। अब यहां से आपको जो भी पूछा जाए, चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए तो आप चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र हो गया यहाँ पर एम जी टेन थीटा अपॉन आई एल। इसी तरीके से आपको धारा पूछ ली जाए तो आप धारा बता सकते हो। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है इसका, इस सिचुएशन में आप सीधा एफ बी डी बनाओ और यहां से कैलकुलेशन कर लो। चलिए बच्चों कुछ पैटर्न के क्वेश्चंस देखते हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं। किसी ऊर्ध्वाधर तार में ऊपर की ओर धारा प्रवाहित होती है जबकि उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर है। देखिए धारा प्रवाह बोल दिया ऊपर की ओर और चुंबकीय क्षेत्र है उसमें उत्तर की ओर, ये चुंबकीय क्षेत्र बोल दिया हमने। तो आपसे पूछ लिया कि तार पर बल किस तरीके से होगा, तो बच्चों आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से या दाहिने हाथ के हथेली के नियम से आप बता सकते हो। यहाँ पर तो आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इसको बताते हो, तो बच्चों ये हो गया बल आपका पश्चिम की ओर, तो बल लगेगा यहाँ पर पश्चिम की ओर। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेखीय चालक जिसकी लंबाई है 40 सेंटीमीटर, इसमें 3 एम्पियर की धारा बह रही है और 50 गाउस तीव्रता के एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो उस पर लगने वाला बल, तो बच्चों बड़ा सिंपल है, सीधा लगाना है फॉर्मूला आपको आई एल बी साइन थीटा, तो आई एल बी साइन थीटा लगा के सीधा आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, समकोण एबीसी की आकृति के एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जहां AB 3 सेंटीमीटर, AB 3 सेंटीमीटर और BC बोल दिया बच्चों 4 सेंटीमीटर, और कागज के तल की लंबवत दिशा में 5 टेस्ला का यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र कार्यरत है। 5 टेस्ला का बच्चों बोल दिया यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र। तो ये कह रहा है कि चालक पर लगने वाला बल बताइए कितना होगा। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र हो गया लंबवत अंदर की ओर, धारा आपको देखनी है ये इधर से इधर ये धारा प्रवाह, तो बच्चों ये परिणामी दिशा हो जाएगी इस तरफ, परिणामी दिशा हो गई इस तरफ। इसकी लंबाई कितनी हो गई, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, तो इसकी लंबाई बन गई बच्चों यहाँ पर L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, हमारा फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। यहां से आप बच्चों इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो L हमने देख लिया 5 सेंटीमीटर, धारा का मान आपको दे ही रखा है
तो निकाल दीजिए बच्चों इसको। आई एल बी, आई दे रखा है 10 एम्पियर, चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है 5 टेस्ला, और ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज कर दीजिए, यहां से निकल जाएगा बच्चों, सिंपल है बड़ा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाई गई एक आयताकार कुंडली है, इस पर नेट बल बताइए। तो बच्चों बड़ा सिंपल है, एक बार आप इन दोनों के बीच में निकालिए, दोनों में धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, आकर्षण प्रवृत्ति का बल होगा, ये और ये दोनों भुजाएं, ये दोनों परस्पर लंब होते हैं, इन पर कोई भी बल आरोपित नहीं होगा। तो यहां पर जो परिणामी बल लगेगा वो लगेगा इसके कारण और इसके कारण। इसमें देखिए इसमें धारा ऊपर की तरफ, तो यहां पर इन दोनों में होगा यहां पर आकर्षण, और बच्चों इन दोनों में, इसमें ऊपर की ओर इसमें नीचे की ओर, तो इनमें होगा प्रतिकर्षण। तो पहले आप इन दोनों में बल निकालिए, फिर इन दोनों में बल निकालिए, और एक में से दूसरे को घटा दीजिए, वो आ जाएगा परिणामी। अगर आकर्षण प्रवृत्ति का ज्यादा हुआ तो आकर्षण होगा परिणामी बल, और अगर प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का ज्यादा हुआ तो प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का बल होगा परिणामी। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों यहां से। चलिए बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं, धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार। धारावाही लूप जो है वो किस तरीके से चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो बच्चों इसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि भाई चुंबकीय आघूर्ण होता है m इज इक्वल टू एन आई ए, चुंबकीय आघूर्ण होता है एन आई ए, एन होता है कुंडली में फेरों की संख्या, आई होता है इसमें प्रवाहित धारा, और ए होता है उसका क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल। तो चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है, और इसकी दिशा हम निकाल सकते हैं दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से। तो बच्चों जब भी किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो हम क्या कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें, कि उस धारावाही लूप को एक तरफ से देखने पर अगर वो उत्तर ध्रुव की तरह व्यवहार करता है तो दूसरी तरफ से देखने पर वो दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। इसका मतलब ये हमेशा एक छड़ चुंबक की तरह, एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करता है, या इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये द्विध्रुव की स्थिति को दर्शाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे ये अपन ने कुछ अलग अलग यहाँ पर फिगर्स की बात करी है, अलग अलग आकृतियों की बात करी है। मान लीजिए भाई एल लंबाई का कोई हमारे पास एक रेखीय तार था जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही थी, इसको एक बार मैंने बना दिया यहाँ पर वर्गाकार रूप में, एक बार समबाहु त्रिभुज के रूप में, और एक बार वर्त के रूप में। तो तीनों स्थितियों में अगर आपको निकालना है यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण, तो बच्चों चुंबकीय आघूर्ण का भी एक फॉर्मूला बताया, एम इज इक्वल टू एन आई ए। यहाँ पर अगर फेरों की संख्या 1 है तो हम बोल सकते हैं इसको आई इंटू ए, आई इंटू ए। तो देखिए बच्चों एल लंबाई थी यहां पर इसकी, और इसको अब ए भुजा के हमने वर्ग में बना दिया। तो बच्चों इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो ए भुजा है कंप्लीट इसकी 4a, कुल लंबाई कितनी होगी 4a, और ये किसके बराबर हो गई, हमारे दिए हुए रेखीय तार की लंबाई के बराबर, मतलब l इज इक्वल टू 4a। इसका क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, तो बच्चों a इज इक्वल टू आ गया l/4। तो अब हम इसका आघूर्ण कैसे निकालेंगे, चुंबकीय आघूर्ण m इज इक्वल टू आई इंटू ए स्क्वायर, और a की जगह बच्चों रख दिया l/4, तो ये हो गया i l स्क्वायर बाई 16। तो ये तो हो गया केस किसका, जब हमने इसको वर्ग के रूप में मोड़ दिया। सिमिलरली जैसे ही आपने इसको समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा, तो बच्चों समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है √3/4 a स्क्वायर। तो यहां पर फिर से a की जगह हम क्या रख देंगे, अब इसकी जो कुल लंबाई थी ये समबाहु त्रिभुज, अगर प्रत्येक भुजा इसकी मैं a बोलता हूं, तो बच्चों यहां पर 3a इज इक्वल टू हो गया l, मतलब l इज इक्वल टू हो गया 3a, तो a इज इक्वल टू हो गया l/3। तो m हम निकालें, m इज इक्वल टू i इंटू √3/4 a स्क्वायर, तो a की जगह रख दीजिए बच्चों l/3, तो i √3/4 इंटू l स्क्वायर बाई 9, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर रिलेशन। तो ये हो गया इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण, तो नीचे √36 हो गया, तो √3/36 आई एल स्क्वायर। ठीक है, वर्त के रूप में जैसे ही आपने मोड़ा, तो बच्चों यहां पर देखिए इसकी जो संपूर्ण परिधि है वो हो गई एल के बराबर। अगर इसकी त्रिज्या को हम बोलते हैं आर, तो ये हो गया बच्चों एल इज इक्वल टू 2πr, तो आर इज इक्वल टू हो गया l/2π, और चुंबकीय आघूर्ण हम निकालें तो ये होता है आई इंटू ए। तो यहां पर वर्त के लिए क्षेत्रफल हो गया बच्चों पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह रख दो यहां पर आई पाई, ये हो गया l²/4π²। तो बच्चों इसका चुंबकीय आघूर्ण मिलता है आई l²/4π। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे किसी भी आकृति में इसको मोड़ दिया जाए। किसी दिए गए परिमाप के लिए वर्त का क्षेत्रफल अधिकतम होता है, अतः चुंबकीय आघूर्ण भी इसी का अधिकतम होगा।
तो किसी भी दिए गए परिमाप के लिए अगर हम बात करते हैं अधिकतम क्षेत्रफल की, तो वो वर्त का होता है, और जिसका अधिकतम क्षेत्रफल उसी का अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण। किसी भी लूप या कुंडली के लिए बी और एम सदैव समांतर होते हैं। तो ध्यान रखिए, चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र किसी भी दी गई कुंडली के लिए हमेशा समांतर होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, धारावाही लूप का चुंबकीय क्षेत्र में क्या व्यवहार होता है। तो देखिए, कोई भी धारावाही लूप यदि हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो बच्चों उस पे जैसे मान लिया हमने कि भाई कोई PQRS एक आयताकार कुंडली है और इसको हमने किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो बच्चों इसकी प्रत्येक भुजा पर बल कार्य करेगा। यहाँ पर जैसे ही आपने चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो इसमें प्रत्येक भुजा पर, क्योंकि धारावाही कुंडली है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रत्येक भुजा पर यहाँ पर एक बल कार्य करता है। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि भाई चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर, जैसा कि ये दर्शा रखा है इस दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो भुजाएं हैं जैसे QR और SP, इन पर तो परिणामी बल हो गया 0, लेकिन यहां पर जो PQ और SR भुजाएं हैं बच्चों, इन पर परिणामी बल होता है परस्पर एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। अगर मैं बात करूं कि भाई इस वाली भुजा पे ऊपर की तरफ, तो दूसरी वाली भुजा पे होगा बच्चों ये नीचे की तरफ। अच्छा, बल होगा समान, बल होगा यहां पर दोनों पे समान। क्लियर? तो यहां पर अलग अलग दिशा में बल लगने के कारण से बच्चों उत्पन्न होता है बल आघूर्ण, जिसके कारण से कुंडली इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र में करती है घूर्णन। और इस बल आघूर्ण की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो बच्चों इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ ये कॉन्सेप्ट लेते हैं हम कि दोनों की क्रिया रेखाओं से लंबवत दूरी ये निकाल दो, यहाँ पर कोई एंगल बोल दो कि भाई ये थीटा है, और ये इसका क्षेत्रफल सदिश कोई है, ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर ये वाला कोई एंगल अल्फा बोल दें। तो आप दो तरीके से यहाँ पर बल आघूर्ण को निकाल सकते हो बच्चों। अगर इस वाले थीटा के रेस्पेक्ट में, ये थीटा कौन सा है? कुंडली के तल के साथ बनाया गया कोण, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कुंडली के तल के साथ बनाया गया कोण। तो बच्चों यहां से तो बल आघूर्ण निकलता है टो इज इक्वल टू बिना कोस थीटा। और यदि हमें ए वेक्टर के साथ निकालना है, मतलब सदिश क्षेत्रफल के साथ में निकालना है, तो बच्चों ये रिलेशन बनता है टो इज इक्वल टू बिना साइन एल्फा। टो इज इक्वल टू बिना साइन एल्फा। इसको सदिश रूप में बच्चों मैं कह सकता हूं टो वेक्टर इज इक्वल टू IN, और ये बन जाता है आपका बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसका मतलब बल आघूर्ण लगता है इसमें चुंबकीय क्षेत्र तथा कुंडली के क्षेत्रफल सदिश के तल के लंबवत दिशा में। ये चीज आप यहां से बात करते हो। अधिकतम बल आघूर्ण के लिए बच्चों यहाँ पर एल्फा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र और जो कुंडली का तल है ये दोनों होने चाहिए परस्पर लंबवत। उस स्थिति में यहाँ पर अधिकतम बल लगेगा। तो कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो बल आघूर्ण 0 हो जाएगा, और कुंडली का तल और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर समांतर हो, मतलब क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र दोनों परस्पर लंबवत हो, तो उस स्थिति में बल आघूर्ण होगा अधिकतम। चलिए बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं अब यहां पर कार्य। तो बच्चों कार्य की बात करें तो कार्य हमने बोल दिया कि भाई इस कुंडली को यदि हम किसी कोण, किसी θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाते हैं, तो यहां पर किया गया कार्य हो गया W इज इक्वल टू MB कोस θ1 माइनस कोस θ2। अब आपसे यहां पर देखिए कंडीशन क्या बोली है, साम्य अवस्था से थीटा कोण पर घुमाना है। तो साम्य अवस्था की स्थिति में बच्चों साम्य अवस्था होती है जब थीटा का मान हो 0 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से थीटा कोण तो घुमाना है, तो कोस 0 की वैल्यू होती है बच्चों 1। तो ये कार्य हो गया MB इंटू 1 माइनस कोस थीटा। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और यदि थीटा 180 डिग्री हो तो किया गया कार्य होगा अधिकतम। थीटा की वैल्यू जैसे आपने 180 रखी, कोस 180 माइनस 1, तो 1 माइनस माइनस 1 कितना हो गया 2, तो 2 MB अधिकतम कार्य होगा। स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो बच्चों इसी कॉन्सेप्ट में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यदि हम यहां पर इस कुंडली को 90 डिग्री से किसी कोण थीटा तक घुमाते हैं, तो जो किया गया कार्य है वो संचित होगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो जो अभी हमने ऊपर रिलेशन निकाला था उसमें MB कोस θ1 माइनस कोस θ2, तो कोस θ1 की जगह तो हो गया 90, तो कोस 90 तो हो गया 0, और ये हो गया कोस थीटा, तो ये बच्चों आ जाता है माइनस MB कोस थीटा। और इसको हम कह सकते हैं U इज इक्वल टू माइनस M वेक्टर डॉट B वेक्टर, सदिश रूप में ये कह सकते हो आप इसको। तो ये कुछ इस तरीके से बच्चों अपन कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। अब ये जो बल आघूर्ण का कॉन्सेप्ट है ये कहां पर लगता है? तो बच्चों ये बल आघूर्ण के कॉन्सेप्ट पे अपन पढ़ते हैं विद्युत मोटर, चल कुंडली धारामापी या स्पर्श या धारामापी। ये सारे काम करते हैं जब किसी चालक कुंडली को या किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जब उस पर बल आघूर्ण कार्यरत होता है, इस सिद्धांत पर। तो देखिए जैसे चल कुंडली धारामापी,
तो चल कुंडली धारा मापी में क्लियर सी चीज हमें यह पता चलती है यहां पर कि भाई यहां पर कोई एक कोर है, उस कोर पे हमने रख दी है यहां पर दो समरूप चुंबकीय ध्रुवों के बीच में यहां पर हमने रखा है इसको, और यहां पर इसमें हम अगर धारा प्रवाहित करवाते हैं तो बच्चों ये करती है यहां पर घूर्णन। इसका मतलब क्या हो गया कि चल कुंडली धारा मापी में एक कुंडली प्रबल व स्थायी चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लटकी रहती है और चुंबकीय ध्रुव अवतल बेलनाकार कटे होते हैं। अवतलाकार क्यों लेते हैं चुंबकीय ध्रुव? ताकि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो, तिरछे है, और कुंडली का तल सदैव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। तो समांतर होने का मतलब क्या हो गया, थीटा 90 होगा और इस पे बल आघूर्ण हमेशा लगेगा अधिकतम, जिससे कुंडली अपनी मूल स्थिति से विक्षेपित होगी। तो बच्चों इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है चल कुंडली धारामापी का, अगर अपन बात करें तो ये जैसा कि अभी बताया कि भाई इस तरीके से ये अवतलाकार चुंबकीय ध्रुव होते हैं और इनके बीच में ये रख दी जाती है यहां पर एक कुंडली, ठीक है, ये कच्चे लोहे की कोर बना दी जाती है और यहां पर लगा दिए जाते हैं बच्चों ये तार बना होता है यहां पर फॉस्फर ब्रोंज का, और इनको यहां पर इस तरीके से टर्मिनलों की सहायता से जोड़ दिया जाता है। ये इसकी सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है, टर्मिनलों की सहायता से जोड़ दिया। अब क्या होता है बच्चों कि जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित की जाती है कोई, तो धारा प्रवाहित होने पे क्या होता है, इसमें विक्षेप देखने के लिए बच्चों लगा होता है एक दर्पण यहां पर। तो जैसे इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाहित करने पर इस पे एक बल आघूर्ण लगता है, और अभी जैसा कि हमने बताया कि भाई कुंडली का जो तल है वो इसके चुंबकीय क्षेत्र के साथ लंबवत होता है, जिससे कि अधिकतम बल आघूर्ण लगे। तो ये हो गया यहां पर बिना, तो हो गया बच्चों यहां पर बिना, और जैसे ही धारा प्रवाह के कारण कुंडली विक्षेपित होती है और धारा का प्रवाह बंद कर दिया जाए तो बच्चों कुंडली पुनः अपनी मूल स्थिति में आने के लिए लगाती है यहां पर प्रत्यानयन बल आघूर्ण, तो वो होता है टो इज इक्वल टू सी फाई। तो इस तरीके से संतुलन स्थिति में क्या होता है बच्चों, टो बराबर हो जाता है टो प्रत्यानयन, तो सी फाई बराबर बन जाता है आपका बिना। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है यहां पर चल कुंडली धारामापी के लिए। तो यहां पर मैंने फाई बोला है और ये यहां पर हमने अल्फा लिया है, बात एक ही बच्चों, अल्फा या फाई ये किसको दर्शा रहा है, यहां पर विक्षेप को बता रहा है। और ये जो सी है, सी को बोलते हैं बच्चों हम ऐंठन नियतांक या ऐंठन दृढ़ता। तो देखिए आप सिंपल सी चीज आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आई की बात करो तो आई इज इक्वल टू हो गया सी अपॉन बी एन ए इंटू अल्फा या फाई, जो भी आप लेना चाहो, फाई ले लिया मैंने यहां पर। तो ये जो सी अपॉन बी एन ए है बच्चों, इसको हम बोलते हैं के इज इक्वल टू हो गया सी अपॉन बी एन ए, और के को हम बोलते हैं धारामापी का नियतांक। के को हम क्या बोलते हैं यहां पर, धारामापी का नियतांक बोलते हैं यहां पर बच्चों। अब देखिए इसमें हम धारा सुग्राहिता या वोल्टता सुग्राहिता की बात करें तो बच्चों धारामापी में धारा सुग्राहिता से मतलब होता है कि भाई इकाई धारा प्रवाहित करने पर कितना विक्षेप देती है। धारा सुग्राहिता क्या होती है, इकाई धारा प्रवाहित करने पे धारामापी द्वारा दिया गया विक्षेप, इसको बोलते हैं धारा सुग्राहिता। और इसी तरीके से अब देखिए फाई अपॉन आई की वैल्यू आप क्या कह सकते हो, एनबीए अपॉन सी, एनबीए अपॉन सी, या इसको आप कह सकते हो 1 अपॉन के, इसको कह सकते हो आप 1 अपॉन के। इसी तरीके से अगर मैं वोल्टता सुग्राहिता की बात करूं तो बच्चों ये वोल्टता सुग्राहिता होती है इकाई वोल्टता आरोपित करने पर धारामापी द्वारा दिया गया विक्षेप, इसको मैं कह सकता हूं फाई अपॉन वी की जगह आई आर बोल दूं, फाई अपॉन आई हो गया हमारा धारा सुग्राहिता, तो एस आई अपॉन आर बोल सकता हूं, एस आई की जगह बी एन ए अपॉन सी ये बोल दिया, या हम इसको कह सकते हैं 1 अपॉन आर के। तो इस तरीके से अलग अलग रूप में बच्चों आप बता सकते हो यहां पर धारा सुग्राहिता या वोल्टता सुग्राहिता को। चलिए बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं। धारामापी में प्रवाहित धारा एवं विक्षेप के बीच रेखीय संबंध प्राप्त करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, तिरछे। क्या बोला, धारामापी में धारा और विक्षेप के बीच कैसा संबंध प्राप्त करने के लिए, रेखीय संबंध प्राप्त करने के लिए तिरछेय चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। और तिरछेय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए बच्चों हम लेते हैं अवतलाकार ध्रुव। एक आयताकार धारावाही वर्ताकार लूप किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो तब इसके तल के लंबवत घूर्णन अक्ष के परित घुमाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। चल कुंडली धारामापी में धात्विक फ्रेम के स्थान पर अचालक फ्रेम का उपयोग करके हम इसे बैलिस्टिक बना सकते हैं। तो अगर हम चालक फ्रेम के स्थान पे, धात्विक फ्रेम के स्थान पे अचालक फ्रेम ले लें तो बच्चों इससे बैलिस्टिक बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस किस तरीके के बनेंगे। जैसे ले लिया भाई 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 फेरों वाली एक वर्तीय कुंडली है जिसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है।
तो 0.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, तो बच्चों भी बताया हमने m इज इक्वल टू NIA। तो फेरों की संख्या बोल दी 20, I बोल दिया और वर्तीय कुंडली की त्रिज्या दे दी, तो पाई आर स्क्वायर से आप निकाल सकते हो क्षेत्रफल। अगला है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्तीय लूप में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं और इस लूप को इसके तल के लंबवत 0.1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण लूप पर लगने वाला बल, तो देखिए बच्चों अब यहां पर इसकी लैंग्वेज समझनी है। इसके तल के लंबवत रखा, मतलब अभी जो पीछे अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था टो इज इक्वल टू बिना कोस थीटा, मतलब यहां पर थीटा की वैल्यू बन गई 90 डिग्री, तो टो की वैल्यू बन गई 0। ध्यान रखिए इस चीज का, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। अगला क्वेश्चन, एक वर्ताकार कुंडली की त्रिज्या बोल दी बच्चों 4 सेंटीमीटर और इसमें फेरों की संख्या बोल दी कितनी 50 और कुंडली में प्रवाहित धारा बोल दी 2 एम्पियर। तो इसे 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और कुंडली को इसकी साम्य अवस्था से 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य, तो बच्चों अभी अपन ने पीछे बात करी थी 180 डिग्री से साम्य अवस्था से 180 घुमाते हैं तो किया गया कार्य होता है अधिकतम 2 MB। कितना होता है 2 MB। अब m यहां पर दिया हुआ नहीं है तो हमें फेरों की संख्या और ये सब दिया हुआ तो आप निकाल सकते हो 2 इंटू बिना, ये रिलेशन बच्चों आप यहां पर ले सकते हो। तो B चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, I प्रवाहित धारा दी हुई है, N फेरों की संख्या दी हुई है 50 और क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो, त्रिज्या दी हुई है पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर जिसमें अपन ने बात करी धारावाही चालक की विभिन्न स्थितियां, किस तरीके से चुंबकीय बल आरोपित होता है, क्या साम्य स्थिति की विभिन्न स्थितियां होती हैं और किस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम बात करते हैं धारा चल कुंडली धारामापी और इन सब की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। बच्चों आज के वीडियो देखने के लिए थैंक्स अलॉट। नए लेक्चर में अपन बात करेंगे नए टॉपिक के साथ में। ये आपका धारा का चुंबकीय प्रभाव कंप्लीट हो चुका है बच्चों। जिस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर टॉपिक वाइज बनते थे वो मैंने कोशिश करी है कि हर टाइप का क्वेश्चन आप तक पहुंचे। सो थैंक यू बच्चों। नए टॉपिक में मिलेंगे नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।